लेकिन सबसे पहला सवाल हुसैन जावेद जी आप ही से, ये जो विवाद है 1914 से चला आ रहा है। 1914 में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के दौरान ही ब्रिटिश ने कह दिया था उस अग्रीमेंट के दौरान कि ये ईस्टर्न प्रॉपर्टी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग लगातार दावा क्यों ठोकते हैं इस पर? जी मैम, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया और हमारे पैनलिस्ट को भी सलाम। देखिए, इस वक्त सरक्रीक की जो सूरत हाल है और जो आपने उसकी सारी हिस्ट्री बताई है, इसमें यही है कि ये ऐसा इलाका है जो अभी तक इसका हल निकल नहीं सका, ना इंडिया निकाल सका ना पाकिस्तान इसका हल निकाल सका, और दोनों की जो नेवी है वो यहाँ पे गश्त भी करती रहती है। तो और आपने सही कहा, बिल्कुल ये एक दलदली इलाका है, कोई जमीन तो है नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंस वही है कि यहाँ पे आप इसमें ऑयल की बात कर लें, गैस की बात कर लें, इस हवाले से बहुत बड़े रिजर्वायर्स भी हैं। बाकी 1965 में भी यहाँ पे इसी इलाके से जंग स्टार्ट हुई थी, आपको याद होगा, अप्रैल 1965। रन ऑफ कच्छ का इलाका था, ये इलाका भी उसके अंदर आता था। तो वहां पर भी एक बार दोनों फौजें आमने सामने आई थी। लेकिन जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, 2007 के पास जब मनमोहन सिंह जी पीएम थे, तब काफी हद तक इत्तेफाक हो गया था पाकिस्तान को और इंडिया का सरकरीक के ऊपर, लेकिन सिर्फ साइन होने रह गए थे, मगर हालात कुछ ऐसे पलटा खा गए कि बात बन नहीं सकी। तो मैं समझता हूँ कि लगभग काफी हद तक ये मसला जो है इंडिया पाकिस्तान ने हल कर लिया था, इस पे साइन होने बाकी रह गए। अब ये जब भी आपस में बातचीत शुरू होगी, दोबारा से राउंड होगा, जो मुझे अभी तो होता दिखाई नहीं देता, तो ये मसला हल हो सकता है। अब कैसे हल होगा वो तो जब होगा उसके बाद ही इल्म होगा। जो आपने बताया, क्या इसको आधा आधा इस तरह से बांटा जाएगा या फिर क्या होगा, तो मैं समझता हूँ फिलहाल इसका हल है नहीं। लेकिन एक और बात, जिस चीज को पैक बना के आपने आज शो स्टार्ट किया और आपने इसमें पोर्ट कासिम का जिक्र किया, देखिए पोर्ट कासिम और सरकरीक के बीच में 100 किलोमीटर से ज्यादा का फासला है। ठीक पोर्ट है। कासिम कोई आज की पोर्ट नहीं है, ये 1970 में बनी थी, और हमारा 35% जो कार्गो है वो यहां से जाता है। ठीक इस है। लिहाज से हमारी इकोनॉमी के लिए पोर्ट अरे बहुत अहम है। छोड़िए पोर्ट कासिम को, एक बार को मुझे ये बताइए, ये कोई नदी तो है नहीं ना, टाइडल एश्योरी है ये। और अगर मैं इसमें कहूँ पाकिस्तान जो है, अगर थालवेक प्रिंसिपल को इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ ये लागू क्यों कर रहा है पाकिस्तान, ये बता दीजिए मुझे। छोड़िए पोर्ट कासिम को, आप मुझे थालवेक प्रिंसिपल पर ही बताइए, इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है? मैम, इंटरनेशनल लॉ तो जो है वो इंडस बेसन ट्रीटी के ऊपर भी है, उसका जो वियना कन्वेंशन है उसकी भी इंडिया वॉलेट इस तरह से उसको कर रहा है कि हम आप हमारा पानी इस तरह से बंद कर देंगे। इंटरनेशनल लॉ को आपके ख्याल में इंडिया जो है वो कितनी अहमियत देता है, ये हमको भी पता है, आपको भी पता है। और फिर एक और बात, वही बात जो अक्सर आपके शोज में होती रही है, और इंडिया पाकिस्तान का असूल भी है शिमला अकॉर्ड के तहत, कि आपस में अरे सर बायलेटरल फिर वही हमने भारत पे आ जो गए। इश्यूज है उनको पाकिस्तान हल की करना बात है। करिए ना हुसैन जावेद जी, पाकिस्तान को लेकर पूछा है, क्योंकि हमने तो कभी इस बात हमारा का दावा नहीं किया, हम किसी ऐसी अवैध जमीन पर दावा ठोकते ही नहीं है जो हमारी ना हो। हम लोग लगातार विद फैक्ट्स विद तर्क ये बात कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स ने तो ये कहा था ना कि दिस इज ईस्टर्न प्रॉपर्टी, तो आप ही लोग तो दावा ठोक रहे हैं ना। 1914 में कह दिया था, 1970 तो बहुत बाद हुआ ना सर, 1914 में ही कह दिया था, 1925 में ही क्लियर कर दिया था, उसे आप इग्नोर मैम करेंगे। हमने लेकिन जो आपके लिए सही रहता है वो आप, मतलब चिट भी आपकी और पट भी आपकी, जो आपके लिए सूट करता है आप वो कर लेते हैं। 1925 की बात करें, 1940 की बात करें, बात 47 के बाद की करें, जब दोनों मुल्क आजाद हो गए, तो उससे पहले छोड़ दें। उसमें क्या क्या ब्रिटिश, उन्होंने तो आज 550 जो उस टाइम की रियासतें थी उनका भी कहा था जहां ये चाहे उस मुल्क के साथ इस तरह से इलाहा कर लें। क्या इंडिया पाकिस्तान ने उसको माना है? बिल्कुल नहीं माना है, तो ये छोड़ दें। और ये इलाका डिस्प्यूटेड है, इसका हल होना है। इंडिया पाकिस्तान अपने अपने स्टैंड पे कायम है, और मैं आप दोबारा बात ठीक है रिपीट हुसैन कर रहा हूं। जावेद जी, वापस आऊंगे और इस पर आज लंबी डिस्कशन मुझे करनी है, और मुझे जानना है कि पाकिस्तान के इरादे है क्या और उसकी नियत और नीति में कैसे इधर फर्क दिख रहा है। मैं आपसे एक और कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, लेकिन पहले मैं चाहती हूँ कि ओपनिंग कमेंट यूके देवनाथ सर, शिवदान सर मेरे साथ कनेक्ट है, कुणाल सर भी कनेक्ट है। पहले यूके देवनाथ सर, सर क्रीक पर ये जो विवाद हम देख रहे हैं आज का तो है नहीं, ये विवाद बहुत पुराना है, लेकिन हम अगर पेपर्स उठाए, किसी भी जमीन को लेकर के अगर कहा जाता है, किसी भी चीज को, कोई भी अगर प्रॉपर्टी होती है उसको लेकर पेपर्स वेरीफाई किए जाते हैं, और पेपर तो ये वही कहते हैं 1914 के समय से ये कह रहा है कि ईस्टर्न प्रॉपर्टी है।
फिर भी इसके बावजूद ये जो पाकिस्तान की मंशा है ये क्या दिखा रहा है? इन्हें चाहिए क्या सर क्रीक से? ये भारत की है ना, नदी तो है नहीं जिस पर दावा ठोक देंगे। एक विशेष लाइन है, इनविजिबल लाइन है। रितु जी, जहाँ पर भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट होता है दो देशों के बीच में, जहाँ दोनों देशों के बीच में कॉमन वाटर बॉडी हो, तो दो तीन प्रिंसिपल हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है थलवग प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के तहत ये किया जाता है कि दो देशों के बीच में एक ही वाटर बॉडी है। समझिए अभी हम सर क्रीक की बात कर रहे हैं, तो उसके जो बीच का एरिया होता है वहां से एक लाइन बनाई जाती है। यानी उसका पश्चिमी किनारा कहाँ पर है, पूर्वी किनारा कहाँ है, दोनों के बीच में एक लाइन बनाई जाती है। जाहिर बात है वो लाइन जो है उस सर क्रीक या वो नदी या नाला, उसके सबसे जो गहरा पोर्शन है वहीं से गुजरेगी। तो भारत जो है थलवग प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए यह कह रहा है कि सर क्रीक का जो बंटवारा होगा वो इस तरह से होगा कि आधा हमारा है वाटर बॉडी, उसका जो पूर्वी तट है, और बाकी जो पश्चिमी तट है उस पे पाकिस्तान रहे, और दोनों के बीच में जो ये लाइन होगी वह डिसाइड करेगी भारत और पाकिस्तान का पानी के ऊपर जो बॉर्डर है। इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए दुनिया के कई देशों ने, जिसमें कि यूरोप के देश भी हैं, उन्होंने भी अपनी बाउंड्री को सेटल कर लिया है। अब पाकिस्तान का जो दावा है वह टेक्निकली इसलिए भी सही नहीं उठता है क्योंकि एक पूरी की पूरी वाटर बॉडी को अगर पाकिस्तान को दे दिया जाए तो पाकिस्तान बोलता है कि पूर्वी किनारा हमारा, उनका है। सर क्रीक का जो पूर्वी किनारा है वो उनका है। फिर तो मामला और ज्यादा डिस्प्यूटेड हो जाएगा, क्योंकि एक बार अगर उनको पूर्वी किनारे तक वाटर बॉडी दे देगी तो वो भारत का जो इलाका है पूर्वी, वहां जमीन पर भी अपने इंस्टॉलेशंस को या अपनी पोस्ट्स को बनाना शुरू कर देगा, यह कह के कि पूर्वी तट जो है वो उनका है। तो जो मामला है उसको अगर सॉल्व करना है, उभय पक्ष को अपने अपने कमर्शियल इंटरेस्ट देखने पड़ेंगे, बट यूके जो कि देवनाथ फिलहाल सर, यूके फिशिंग देवनाथ के सर, लिए है। जो रेजोल्यूशन ब्रिटिशर्स लेके आए थे, जो गवर्नमेंट बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन था, उसमें तो बहुत क्लियर था ना कि ये ईस्टर्न बैंक का की प्रॉपर्टी है, ईस्टर्न बैंक इस पर दावा ठोक सकती है। बहुत क्लियर चीज़ है ये। इसमें इंडिपेंडेंस कहाँ से आ गया, इसमें ये कहाँ से आ गया कि आज़ादी के बाद, इसमें ये कहाँ से आ गया कि इधर से मतलब किसी तरीके से घुसपैठ का रास्ता बन सकता है। पाकिस्तान की मंशा क्या दिखा रही है सर? और अभी तो हम अब 2025 में ना सर, इतनी बैकवर्ड सोच के उस दलदली क्षेत्र से घुसपैठ कर पाएंगे? रितु जी, क्या होता है कि इसका रिपरकशन मैं जरा एक मिनट में समझाता हूँ। जी देखिए, जो इंटरनेशनल लॉ है कि समुंदर कैसे डिवाइड किया जाएगा, राइट राइट। तो अगर हम सर क्रीक का पाकिस्तान का डेफिनेशन मान ले तो सर क्रीक का पूर्वी तट तक उनका क्लेम लाइन हो जाएगा। अब जहां पे सर क्रीक समुंदर को ज्वाइन करती है वो अरब सागर की तरफ एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन चली जाती है दक्षिण पश्चिम की दिशा में। तो जब वो स्ट्रेट लाइन पाकिस्तान की डेफिनेशन से अगर ड्रॉ की जाएगी अरब सागर के अंदर, तो पाकिस्तान का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है समुंदर में वो इंडिया की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। सैकड़ों नहीं हजारों किलोमीटर समुद्री एरिया पाकिस्तान की तरफ टेक्निकली उनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बन जाएगा। जबकि अगर इंडिया जो कह रहा है कि सर क्रीक के बीच से एक लाइन होगी, तो वो लाइन जो जब ड्रॉ की जाएगी तो वो लाइन जब अरब सागर से मिलेगी, जहां समुद्र से मिलती है, वहां से एक सीधी लाइन अरब सागर में की तरफ जाएगी, जो कि दक्षिण पश्चिम यानी कंपास में देखें तो 235 कंपास बेयरिंग पे जाएगी। तो उससे क्या होगा कि भारत का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पे क्लेम है वो पश्चिम की तरफ सरक जाएगा। तो समुंदर की बात कर ये रहा हूं। माने मंशा तो जो है अरेबियन सी को लेकर है, मंशा जो है समुद्र पर कब्जा पाना है, क्या ये बहुत क्लियर है? जी हाँ, क्योंकि सर क्रीक का जो इलाका है वाटर बॉडी, वो तो आप कह सकते हैं कि जस्ट स्नैक्स है। असली मंशा समुंदर अरब सागर में जो लाइन ड्रॉ की जाएगी
वो लाइन तो अरब सागर में 200 300 400 नॉटिकल माइल आगे जाएगी। तो वो लाइन अगर 5 डिग्री भी पश्चिम में चले जाए या 5 डिग्री भी पूरब की तरफ आ जाए, पश्चिम की तरफ गई तो भारत को हजारों किलोमीटर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन समुद्र में मिल जाता है। राइट। और वो लाइन अगर 5 डिग्री भी भारत की तरफ टिल्ट कर जाएगी सर क्रीक से, तो पाकिस्तान का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो सैकड़ों हजारों किलोमीटर बढ़ जाएगा। बट तो इसमें असली सवाल ये मामला उठता है, इसको शिवदान लेकर सर से मैं पूछूंगी और कुणाल सर से भी इसको जानना चाहूंगी, लेकिन पहले हुसैन जावेद जी से एक सवाल पूछ लेते हैं, उसके बाद आ रही हूँ दोनों के पास। हुसैन जावेद जी, अगर थालवेग प्रिंसिपल को हम देखें तो थालवेग प्रिंसिपल तो एक चैनल पर लागू होता है जो एक नेविगेबल अप्रोच के साथ किसी भी नदी पर लागू होगा, लेकिन क्रीक्स पर थोड़ी लागू होगा। तो अगर आप वहां पर थालवेग प्रिंसिपल लगाते हैं तो वो तो पहले से ही नलिफाई हो जाता है ना हुसैन जावेद जी। तो आपकी कथनी और करनी में फर्क देखा ही जाएगा कि आप चाहते हैं वहां पर अरेबियन सी पर हथियाना, उस पर दावा ठोकना। गलत कह रही हूं क्या मैं? देखिए, मैं देवनाथ जी की इस बात से इस हद तक तो एग्री करता हूं कि अगर इस मसले का हल इस तरह से निकाला जाएगा तो इंडिया पाकिस्तान के पास इस इलाके के हवाले से जो भी उनका इस वक्त समंदर का बॉर्डर है या जो जमीन का बॉर्डर है, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस भी आएंगी, चाहे ये इंडिया के हक में जाता है चाहे ये पाकिस्तान के हक में जाता है। ठीक इस है। लिहाज से ये एक सेंसिटिव इशू है। दूसरी बात ये कि ऑब्वियसली एक मसला है वो हल नहीं हुआ है। अगर आज इंडिया के पास ये सारी खाड़ी होती और उसके बाद ये चीज होती तो ये एक और मसला होता है। ये इलाका अरे बटा हुआ मसला है, हल प्रॉब्लम करने वाला है ही नहीं हुसैन जावेद जी, मसला क्या हल करिएगा? ये आपको पहले ही लग लिखा रहा हुआ है देखिए कि वो ईस्टर्न बैंक ईस्टर्न प्रॉपर्टी है। ईस्ट में कौन है? भारत है ना सर, पाकिस्तान थोड़ी है। देखिए, अगर आप ईस्टर्न प्रॉपर्टी की बात करेंगी ना, फिर आपने 1925 के एग्रीमेंट का हवाला दिया, तो मैं भी यहाँ अरे पे तो कह बस सकता कुल हूँ मिलाकर के आप ये बताना चाह रहे हैं कि आपको चाइना को वहां पर लाना है, चाइना से वहां पर व्यापार करवाना है, आपको लगता है आपकी आर्थिकी चाइना, मजबूत करानी है। पाकिस्तान चाइना तो वैसे ही एक ऐसे फेस है, उसमें हमेशा इंडिया को कोई ना कोई मसला ही होता है। खैर वो तो एक और बात है। अगर आप 1925 की इस तरह से करते हैं ना बात, फिर हम 1914 के एग्रीमेंट की बात करेंगे जिसके तहत इस इलाके को सिंध के साथ इस तरह जोड़ा गया है। तो छोड़ दें, अगर कुछ इस तरह पहले के जो एग्रीमेंट है कुछ आपके हक में तो कुछ हमारे हक में भी है, बात वो नहीं है। अब तो हमें भारत ने आज तो के कहा हिसाब है, से भारत ने तो कहा है जो एग्रीमेंट्स हैं उसके हिसाब से कर लीजिए बंटवारा। पर तो आपकी तो मतलब पाकिस्तान की जो नीयत है वो ये है कि आपको तो पूरा चाहिए, आपको खिचड़ी भी नहीं, पूरी खानी है, बिरयानी भी पूरी खानी है। आप बात ये है, एग्रीमेंट्स को देखिए कब से फॉलो करने लगे? कुणाल भट्टाचार्य सर, कुणाल भट्टाचार्य रुकिए सर, एक मिनट रुकिए, मैं अपने ओपनिंग कमेंट्स के लिए भी जानना चाह रही हूँ। कुणाल भट्टाचार्य सर। नहीं, इंटरनेशनल लॉ में दो तरीके से बाउंड्री डिसाइड किया जाए, जो हमने पहले डिस्कस किया है। एक है ईस्टर्न बैंक थ्योरी, जो क्या 1914 में वो रूलर ऑफ कच्छ एंड गवर्नमेंट ऑफ सिंध के बीच में हुआ था जी। उसमें बोल रहा है बाउंड्री ईस्टर्न एज ऑफ द क्रीक होगा। राइट। तो इसका मतलब वो इंडिया के तरफ आ जाएगा बाउंड्री लाइन। राइट। तो पूरा जो एरिया है वाटर एस्टुअरी वो सिंध के तरफ था। 1947 में देश स्वाधीन होने के बाद ये बताया जे हम उसी को फॉलो करेंगे, लेकिन इंडिया बोला है ये पानी का है और इंटरनेशनल लॉ में बता रहा है कोई पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उसमें थालवा प्रिंसिपल में जाएगा, जो क्या हमने बताया जे मिडल ऑफ द चैनल उसमें बताया जाएगा। जो मिडल नेविगेबल ऑफ हो, द चैनल, जो नेविगेबल हो सर, जो नदी के बीच में एक चैनल बनाया जा सके, उस पर ही लागू होगा ना। ये कोई वाटरवे क्रीक पर थोड़ी लागू होगा। ये चैनल नहीं, ये एक इमेजिनरी लाइन है। राइट राइट। जो क्या नदी का आधा हिस्सा मतलब जो सेंट्रल लाइन है वो सेंट्रल लाइन का लेफ्ट साइड में मतलब वेस्टर्न साइड पाकिस्तान के पास होगा और सेंट्रल लाइन का राइट साइड में इंडिया के तरफ होगा। ये बांग्लादेश के साथ बंगाल में भी हमारा ऐसा इंडिया के साथ है। इछामती रिवर है, इछामती रिवर ईस्ट पाकिस्तान मतलब अभी बांग्लादेश और इंडिया के बीच में से है। उसका ईस्टर्न साइड बांग्लादेश के साथ है, वेस्टर्न साइड इंडिया के साइड है। वैसे ही प्रिंसिपल अभी सारी दुनिया में उसको फॉलो करते हैं। लेकिन और एक तरीका है जो क्या 1914 में
वो थोड़ा इन कुणाल फेवर सर, ऑफ और एक पाकिस्तान बहुत जाता था। इंपॉर्टेंट इसको लेकर प्रतिक्रिया जो सामने आई थी, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, भुज पहुंचे थे हमारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने इसको लेकर के जिक्र किया था। हालांकि जाना उन्हें कच्छ था, लेकिन मौसम की कुछ खामियों की वजह से वो पहुंच नहीं पाए थे कच्छ। उन्होंने भुज में ही इसको लेकर के एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सली एक रिएक्शन दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान में मुनीर साहब भी सामने आए थे, उन्होंने भी ड्रिल करनी शुरू कर दी थी भारतीय ड्रिल के बाद। अब मैं सुनवा देती हूँ दर्शकों को जरा कि राजनाथ सिंह ने बोला क्या था, उसके बाद उसके साइड इफेक्ट्स क्या हुए। जरा टीम चलाइए, जरा राजनाथ सिंह के बयान चलाइए। आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। तो राजनाथ सिंह को आपने सुना, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि वहां पर मिलिट्री तौर पर पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं, आप अपनी मिलिट्री भेजिए, वहां पर कुछ भी भेजिए, कोशिश कीजिए, भारत नजर रखा हुआ है, कोई भी ऐसी कोशिश की जाएगी तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इस बार ऐसा जवाब मिलेगा करारा कि पाकिस्तान की पीढ़ियां याद रखेगी। वो सीधे सीधे क्लियर करते नजर आए, रक्षा मंत्री है हमारे भारत के। शिवदान सिंह, ये बताइएगा मुझे, ये जो राजनाथ सिंह का बयान है भुज से, ये एक अल्टीमेटम है पाकिस्तान को, पहले से ही वार्निंग दे दी है कि अगर इस तरीके का प्रयास कुछ किया जाता है, जो कि हलचल हम देख रहे कर रहे हैं, इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन अगर इस तरीके से करते रहेंगे कोशिशें और ये खंजर भोंकने का काम अगर नहीं रोकेगा पाकिस्तान, तो एक ऐसी कार्रवाई होगी, ऐसा जवाब दिया जाएगा जो पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी कि यहां पर इस तरीके से जो एग्रीमेंट्स है, जो पैक्ट्स को अगर तोड़ा जाएगा तो भारत कहीं से भी इसको एंटरटेन नहीं करने वाला है। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि कश्मीर में जो आतंकवाद है वो 1947 के बाद से पाकिस्तान ने शुरू कर दिया था। ठीक है। और अभी तक भारत केवल उसे 65 की लड़ाई हुई, 71 की लड़ाई हुई और ये हमारा कारगिल में हुआ, मगर अब भारत ने पहली बार आतंकवाद का करारा जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के रूप में। राइट। और ये हमारे प्रधानमंत्री ने साफ बोल दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर चालू है। इसी को ध्यान में रखते हुए राजनाथ सिंह साहब ने बोला है कि यदि पाकिस्तान इस तरह की हरकत करेगा तो अभी हम जवाब ऐसा देंगे कि जो उसको पाकिस्तान याद रखेगा। क्योंकि हमने अभी अपनी पॉलिसी जो है, अभी हम अब तक खाली अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर पाकिस्तान के लिए बोलते थे, पाकिस्तान ये हमारे आतंकवाद फैला रहा है, इस क्षेत्र में अशांति फैला रहा है, तो इससे ही हम संतुष्ट हो जाते थे। मगर अब हमने अपना रुख बदल लिया है, क्योंकि हमने देखा कि इतने लंबे समय से 78 साल से पाकिस्तान अपने रुख नहीं बदल रहा था और वो आतंकवाद को समझ रहा था कि भारत के विरुद्ध चला करके वो भारत को हरा देगा, 1000 कट दे करके भारत को इतना खून बहा देगा कि अपने आप भारत सरेंडर कर देगा। मगर अब वो भारत नहीं है, अब भारत ऐसा भारत बन गया है, अब वो भारत है भी नहीं और वो भारत की अपेक्षा करे भी ना, क्योंकि भारत ने कई दफा देख लिया है राउंड द टेबल बैठकर बातचीत करने के लिए, मसलों को सुलझाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान तो ठहरा पाकिस्तान। हुसैन जावेद जी, ये मुझे बताइएगा, एक मुहावरा बहुत कहा जाता है ना, लाइटर नोट में कह रही हूँ, ये कहा जाता है कि कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। आपकी निगाहें कहीं है, निशाना कहीं है। निशाना कहीं तेल और गैस भंडार पर तो नहीं है, सीधी मछलियों पर काबू पाने की तो नहीं है, वहां पर जो बफर जोन पर मछलियों का भंडारण है जिसका पूरी तरीके से इस्तेमाल पाकिस्तान कर सकता है, क्या उस पर नजर है आपकी? रितु जी, देखिए, सबको पता है, इंडियंस को पता है, पाकिस्तानियों को पता है कि इस इलाके में क्या क्या चीजें, जो आपने बताया वो सही बताया, मैं तो उसको बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि जाहिर बात है यहाँ पे ऑयल भी है, गैस भी है और
फिशरीज के हवाले से बहुत ज्यादा इसमें अपॉर्चुनिटीज भी हैं, चाहे वो इंडिया के लिए हो चाहे वो पाकिस्तान के लिए। तो ऑब्वियसली ये इलाका इसलिए दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या प्रॉब्लम ये है कि टेक्निकली इंडिया चाहता है कि पहले जो यहाँ पे समुद्री हदूद है उसको पहले से डिटरमिन किया जाए, इसके अलावा जो इशू है उसको बाद में हल किया जाए। हम कहते हैं पहले जमीन का इशू हल करो, समुद्री हदूद का इशू बाद में हल होगा। वही बात है कि मुझे लगता है कि ये स्टेलमेट अभी इस तरह चलता रहेगा। मुझे करीब जो भी इंडिया पर पाकिस्तान सवाल के बार हालात बार हुसैन जावेद जी यही हो रहा है, सवाल ये हो रहा है कि क्रीक का विवाद पाकिस्तान के लिए जमीन का विवाद कभी नहीं रहा है, एक जमीन या वाटरवे का विवाद कभी से नहीं रहा है। वो इससे ज्यादा अरेबियन सी के ऑयल गैस और EEZ रिसोर्सेज के लिए ये ज्यादा बड़ा है, ऐसा है क्या? ये पूछा जा रहा है बार बार। मैं अगेन वही कहूंगा कि दोनों जो मुल्क है ना उनके लिए ये चीज जो है ये फैसिनेटिंग भी है। दोनों ही चाहते हैं ये इलाका उनके पास हो ताकि उसमें जो भी चीजें वो उनको मिले। ऑब्वियसली लेट्स हैव अ फ्रैंक व्यू, तो ये ऐसा ही है। और वही बात है, ये ऐसी चीजें जो अनसेटल है, आज से तो नहीं है ना, आपके सामने भी हिस्ट्री पढ़ी है, हमारे सामने भी हिस्ट्री पढ़ी है। जब तक इस पे कोई बात नहीं होगी, अब चाहे वो यही बात हो जी पाकिस्तान जो है वो इसका वेस्टर्न इलाका अपने पास रखे, इंडिया ईस्टर्न रखे, या इसके बीच में कोई बीच की राह इस तरह सामने है, तो मैं समझता हूँ जब भी बात होगी तो कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज तो इंडिया को भी करना पड़ेगा। अरे ठीक है पाकिस्तान को भी करना हुसैन पड़ेगा। जावेद जी, एक नेशनल टेलीविजन पे मैं बात कर रही हूँ, मान लेते हैं फॉर अ कंडीशन ये पाकिस्तान के हित में ये फैसला आ जाए, एक बार को ये सोचकर देख लेते हैं, है ना, एक कंडीशन लेकर देख लेते हैं, पाकिस्तान के फेवर में बाउंड्री फिक्स कर दी जाए, तो इस बात का क्या प्रमाण आप यहां पर देंगे और इस बात की क्या तरजीह आप यहां पर करेंगे? गारंटी देंगे कि मैरीटाइम रिसोर्सेज पर उसके बाद से कोई नया डिस्प्यूट ना खड़ा हो? देखिए मैम, अब इस सवाल का जवाब मैं इस वक्त तो बिल्कुल दे नहीं सकता, क्योंकि उस टाइम हालात क्या होंगे, सूरत-ए-हाल क्या होगी। गिर गए और ना आप सबसे हुसैन जावेद जी, नहीं, अब आप आ गए कि अब इस बात का देखिए, जवाब आप आपकी नहीं बात दे नहीं आ सकते, रही। आप देखिए, बंटवारा नहीं कर सकते, आप बैठकर बात नहीं कर सकते। ठीक है हुसैन जावेद जी, एक बहुत छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, बने रहे हमारे साथ, तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए।